हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दो पार्ट्स में होता है एक्चुअली में। एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मीन्स तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। सो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। दूसरा जो वर्ड है इलेक्ट्रो, जो कि ग्रीक वर्ड है, जो कि ड्राइव किया गया है एम्बर से। एम्बर एक तरह का ग्रीक मटेरियल होता है जिसके ऊपर सबसे पहले चार्ज देखा गया था। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रा का मीन्स होता है चार्ज। और इसकी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमें सिंपल सी डेफिनेशन देखनी हो तो उसकी डेफिनेशन होती है व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसे डिनोट किया जाता है क्यू से। व्हेन द चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज व्हेन द चार्ज इज एट मोशन इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर चार्ज एक रेस्ट पर है तो क्या वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अदरवाइज अगर चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग कैसा रहता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक चार्ज जनरेट होता है, जिस वजह से आपकी लाइटनिंग प्रोसेस प्रोड्यूस होती है। ठीक, कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक चार्ज का एक जो एग्जाम्पल है वो आपकी बिजली का चमकना है। लास्ट में मैंने एक एग्जाम ये लिखा हुआ है कि एम्बर क्या है। एम्बर को इलेक्ट्रा कहते हैं ग्रीक वर्ड में, जो कि पहला ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमने चार्ज का बिहेवियर देखा था। उसके बाद हमने ग्लास के ऊपर, सिल्क पे, प्लास्टिक और फर के, इन सब के ऊपर हमने इस ग्लास का, इन सब चीज़ों का चार्ज का बिहेवियर देखा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, स्केल को अपने पहले हम ऑयल लगाते हैं स्केल के ऊपर, उसके बाद फिर कुछ पीसेस होते हैं आपके पेपर के, और उनके ऊपर जब आप इसको मूव करते हैं तो क्या होता है, वो पीसेस क्या हो जाते हैं, चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअली में वहाँ पर। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया मैंने आपको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चार्ज। चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे पहले एक ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जब मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। पॉइंट टू अगर आप देखेंगे तो चार्ज दो तरह से रहता है, नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव रहता है। जाहिर सी बात, हम सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है। थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो सेम पार्टिकल्स जो रहते हैं एक दूसरे को रेपल करते हैं और अपोजिट पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो रहती है वो कहलाती है आपकी कूलम्स कहलाती है। इसके आगे आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, हमें कुछ मास ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का, इन सभी चीज़ों का मास मालूम होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू रहती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इतना ही रहता है, 1 kg में इसकी यूनिट रहती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg रहती है। वेयर एज अगर आप इनके चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हमेशा मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहता है और इसकी चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कूलम्स, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी। अब मैं आपको यहाँ पर चार्ज के बारे में बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि एक बॉडी है, ग्लास है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर एक ग्लास है जो कि न्यूट्रल कंडीशन में, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सिल्क क्लॉथ लिया, ये भी क्या है, ये भी न्यूट्रल कंडीशन में है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप अगर इस सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास के ऊपर, इस सिल्क क्लॉथ को आप इस ग्लास के ऊपर जब रब करते हैं तो क्या होगा कि इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ग्लास के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिल्क ग्लास की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई आपने तो सिल्क को रब किया ग्लास के ऊपर, तो उल्टा भी हो सकता था कि सिल्क में से ग्लास के ऊपर मूव हो सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल कंडीशन कैसी है, बस कंडीशन वैसी ही है कि बस ग्लास में से फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। इसकी वजह ये है कि अगर दोनों ही मटेरियल में से कोई एक मटेरियल जिसकी की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी,
वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ कर देगा। तो सिल्क क्लॉथ और ग्लास में से अगर दोनों में से देखा जाए तो रिसर्च में ये पाया गया कि ग्लास को अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है वर्क के लिए, वो कम एनर्जी चाहिए होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ग्लास से फ्लो होकर सिल्क क्लॉथ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में आते हैं। अब ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर आप इसमें गौर से देखेंगे यहाँ पर इस बात को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ग्लास की तरफ से सिल्क में, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, जिस वजह से ये लूज़ कर रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये हमने 12th क्लास में ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से सिल्क क्लॉथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। और मास ऑफ सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा सिल्क क्लॉथ का बढ़ जाएगा। इसी पर बेस्ड हम आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 न्यूट्रल बॉल्स PQR आर टेकन एंड देन बॉल P and Q are charged positively and negatively respectively. फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है अरेंज द बॉल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फाइनल मासेस। 3 बॉल हैं यहाँ पर PQR। P क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और Q क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। P क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अभी हम देख के आए हैं, अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज़ कर दिए होंगे। और Q क्या है आपका बॉडी, Q क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज है। तो इस वजह से इसका मास क्या हो गया होगा, Q का मास इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो ये बात तो हमें यहीं से दिख रही है कि मास ऑफ P बॉल विल बी डिक्रीज एंड मास ऑफ Q बॉल विल बी इंक्रीज। अब यहाँ से क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इस क्वेश्चन में ये गलती ये है कि R जो है आपका वो न्यूट्रल है, जो उसमें दिखाया नहीं गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या है आपकी, न्यूट्रल है, जिस वजह से अब क्या आ जाएगा, आपको बात समझ में आना चाहिए कि अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाऊँ तो आपको क्या देखा कि P जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, P पॉजिटिवली चार्ज है। तो P जो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो मास क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। Q क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन कर रहा है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब Q की वैल्यू P से ज़्यादा रहेगी। और आपका यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है R, तो R क्या है, न्यूट्रल है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, तो Q सबसे बड़ा रहेगा। R चार्ज क्या रहेगा, उसके बाद ज़्यादा कम रहेगा, और सबसे ज़्यादा छोटा चार्ज कौन सा रहेगा, P रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, Q इज़ ग्रेटर देन R एंड R इज़ ग्रेटर देन P। सिमिलरली आप इस आंसर को उल्टा भी करके लिख सकते हैं, P इज़ स्मॉलर देन R, R इज़ स्मॉलर देन Q। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द मास ऑफ द चार्ज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछले क्वेश्चन में हमें 3 बॉल्स दिए गए थे PQR। सिमिलरली वही का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज आया है। वो ये कह रहा है इफ़ अ चार्ज ऑन अ बॉल P is 1.6 माइक्रोकूलम्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इट। इसमें इस बार क्या है कि एक बॉल दे रखी है P, जिसका चार्ज कितना है, 1.6 माइक्रोकूलम से। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका पूरी की पूरी बॉल जो चार्ज है P की, उसके अंदर 1.6 माइक्रोकूलम से, उसके अंदर क्या है आपके 1.6 माइक्रोकूलम से। अब क्या है 1.6 माइक्रोकूलम से, अब 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁶ होता है। तो इसका मतलब P बॉल के अंदर कितना है, 1.6 इंटू 10⁶ कूलम्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। अब कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो पता करना है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसके अंदर हमें तो पता नहीं कि P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कहा। इसमें हमने कहा कि इसके अंदर P बॉल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n इंटू 1.6 इंटू 1.6, इतने हैं माइक्रो कूलम्स, इतने हैं इस बॉल P के अंदर। अब क्या करेंगे हमने, इसका मतलब क्या है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी होती है, और हमने कहा कि P बॉल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों तरफ मैंने n का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करूँगा मैं यहाँ पर कि n तो यहाँ पर लिखे रहने दूँगा मैं यहाँ पर, है ना। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶।
और यहाँ पर 1.6 से क्या हो जाएगा आपका 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 टू द पावर 19 कहाँ किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 13 आ जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं आई हो तो फिर से देखिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या करना है, दोनों तरफ मैंने n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही n का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -6, ये ऐसा कैसे होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये n का मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 1 से, तो ये कितना हो जाएगा n और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी बॉल में कितने हैं, वो हैं 1.6 माइक्रोन, और माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -6, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ये n का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉल पी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एंड में क्या होगा 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और 10 टू द पावर -19 नीचे आएगा, और n की वैल्यू 10 टू द पावर 13 कूलम्स इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में मैं आपसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्ज की। सबसे पहली होती है स्केलर, सबसे पहली जो रहती है आपकी वो होती है स्केलर। स्केलर क्या रहती है, इसके मीन्स ये चार्ज क्या रहता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कुल मिला के बस इतनी सी बात है। दूसरा पॉइंट होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको एक ये कहता हूँ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका टोटल चार्ज जो रहेगा वो 10 कूलम से, अंदर की तरफ 5 हो सकते हैं चार्ज, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन इनको अगर जोड़ेंगे तो नेट और टोटल चार्ज कितना रहेगा 10 कूलम्स। ठीक है, चार्ज इतना ही रहेगा। हो सकता है ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं, ये आपस में चेंज कर लें, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन चेंज कर लें, मीन्स 5 2 बन जाए, 3 6 बन जाए, तो बचा हुआ चार्ज क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। लेकिन आप इन सभी को फिर से ऐड करेंगे तो टोटल और नेट टोटल जो चार्ज आएगा वो आएगा वैसे ही आएगा जो एग्जैक्टली पहले था। ठीक, यहाँ पर मैंने नीचे पॉइंट भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज इज दैट द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वुड बी रिमेन सेम। मीन्स स्टार्टिंग में रहे या लास्ट में रहे, भले ही अंदर के सब पार्ट्स या सब चार्ज जितने भी पॉइंट, सब कंडक्टर जितने भी हैं वो एक दूसरे से चार्ज को इंटरचेंज कर लें, लेकिन पूरी आइसोलेटेड सिस्टम बॉडी का जो टोटल चार्ज रहेगा, नेट चार्ज रहेगा, वो प्रीवियस जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी जो रहती है आपकी चार्ज की वो रहती है क्वांटिटाइज। क्वांटिटाइज का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी आपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें मैंने पी की वैल्यू दी थी, वॉल्यूम पी इज चार्ज्ड 1.6 माइक्रो कूलम्स। तो वो कैसे करा था, हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वांटिटाइज का मतलब ये रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंडक्टर। तो ये जो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है, वो ऑलवेज रिमेन सेम रहेगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रहेगी। तो ये हो गया आपका क्वांटिटाइज। तो याद रखिए सबसे पहले स्केलर हो गया आपका फंक्शन, कि आपका जो चार्ज रहता है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। दूसरी वाली बात जो हमने कही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कही, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, भले ही उसके सब चार्ज जो रहेंगे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे इंटरचेंज कर सकते हैं, बट उसका टोटल नेट चार्ज क्या रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी चार्ज की क्वांटिटाइज के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या है था n इंटू ई टू द पावर n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट प्रॉपर्टी जो रहती है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है कि चार्ज जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में है। कंडक्टर के बारे में हम जानते हैं कि दो कंडक्टर्स को अगर आप कांटेक्ट में रखेंगे तो उनके अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, बट इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है। सिंपल सी बात है, कंडक्टर्स के अगर आप दो कंडक्टर को कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज फ्लो होगा उनमें, बट इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक कढ़ाई लिया आपने, उसके अंदर आपने ऑयल क्या करा, हीट अप किया है, उसमें अगर आप लोहे का चम्मच डाल देते हैं, एल्यूमिनियम का चम्मच डाल देते हैं, तो आप क्या देखते हैं उसमें हीट फ्लो होने लगती है। लेकिन इसी कढ़ाई के अंदर अगर आप एक लकड़ी का चम्मच डालेंगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी क्या, नहीं होगी, बहुत कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। तो इसलिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, बट इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है,
अब हमने चार्ज के कंडक्टर्स के बारे में बात करी। अब हमें क्या करना होता है, कई बार कंडक्टर्स को चार्ज भी करना होता है। तो दो तरह के मेथड होते हैं चार्ज करने के लिए, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन। मैं सीधा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको आपको क्या करना है, चार्ज करना है। आपने क्या किया, जिसको चार्ज करना था वो बॉडी तो ये रही और दूसरी बॉडी ये रही। आपने दोनों ही बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए। जैसे ही आप क्या होता है, कंडक्टर्स को एक दूसरे की बॉडी में कांटेक्ट में रखते हो तो चार्ज क्या होते हैं, उनमें से फ्लो होने लगते हैं। तो चार्ज क्या होगा, इसमें से फ्लो होने लगेगा। जिस बॉडी का कम साइज़ रहेगा, कम डायमेंशन रहेंगे, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि बड़ी बॉडी में क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा रहेंगे, तो वो बड़ी बॉडी क्या करेगी, छोटी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गेन करेगी। तो जैसे ही ये बॉडी क्या हो जाएगी, एक तरफ से खींचना स्टार्ट करेगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। मींस ये कुल मिला के ये है कि हम इस बॉडी को, एक कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एन इक्वल नंबर ऑफ चार्ज इन बोथ द कंडक्टर्स इफ द साइज ऑफ द कंडक्टर आर नॉट सेम। मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैंने अभी कही आपसे, कि यहाँ पर साइज़ क्या रहेगा, दोनों कंडक्टर्स का सेम नहीं होगा। अगर सेम रहता है तो ही दोनों में क्या होगा, इक्वली चार्ज होंगे। अदरवाइज एक बॉडी में कम चार्ज रहेगा और दूसरी बॉडी में ज़्यादा चार्ज रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी कंडक्टर को टचिंग करके आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। अब हमने कंडक्टर्स को देखा कि हम चार्ज किस तरह से खेले। पहला वाला कंडक्शन का मेथड था, जिसमें हम एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में रखते थे और छोटे कंडक्टर में से क्या होता था, बड़े कंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते थे। या फिर एक चार्ज कंडक्टर में से अनचार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते थे। सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं वहाँ पर। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अब हम दूसरे मेथड से क्या कर रहे हैं, कंडक्टर्स को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, अब देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बॉडी यहाँ पर ए बॉडी है, एक बॉडी बी बॉडी है, दोनों ही न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा और एक तीसरी बॉडी लेकर आया हूँ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी कि जितने भी इस बॉडी, इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिवली चार्जेस होंगे, उनको क्या करेगी, रेपल करेगी। तो आपने यहाँ पर देखिए, रेपल करेंगे तो यहाँ पर जो बॉडी, इस पॉजिटिवली चार्ज को मैं क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज जो कंडक्टर है, इसको मैं मान लेता हूँ सी है। ये सी जो कंडक्टर है, इसको मैं डायरेक्ट टच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, नियर बाय रख रहा हूँ। तो इससे रखने की वजह से क्या होगा कि इसका ए बॉडी के अंदर जितनी भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बी कंडक्टर के अंदर। और बी कंडक्टर में से नेगेटिव चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, ए कंडक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस सी बॉडी के अंदर पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, रेपल करती है। तो जिस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही ये सेपरेट होंगे, हम इन दोनों बॉडीज़ को, ए और बी को सेपरेट कर देंगे। तो अब जैसे ही हमने इन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करा, तो अब आप ये देखिए, ये क्या हो गई, आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये कौन सी हो गई, आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही आप नेगेटिव के कांटेक्ट में लाएंगे, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। और जैसे ही आप पॉजिटिव की बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, ये क्या करेगा, रिपल करने लगेगा। सिमिलरली, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक जो है वो है क्लास चार्जिंग बाय एन इंसुलेटर। अब हम इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ग्लास के ऊपर आप क्या करिए, सिल्क को रखिए। अगर आप सिल्क के क्लोथ को एक ग्लास के ऊपर रख देंगे तो क्या चार्ज ट्रांसफ़र होता है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, कंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है, जब आप कंडक्टर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हो तो ही चार्ज ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इस केस में अगर आपको चार्ज को अगर आप चाहते हैं कि कोई चार्ज ट्रांसफ़र हो ग्लास से क्लोथ पीस पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये है, इंसुलेटर कैन बी चार्ज यूजिंग अ फ्रिक्शन, एग्जाम्पल ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि इंसुलेटर क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो इंसुलेटर के ज़रिए अगर आप चार्ज करना चाह रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन देना पड़ेगा। मीन्स हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने एक ग्लास लिया था, इस ग्लास रॉड के ऊपर मैंने क्या कहा था आपसे कि आप ये किए, इस ग्लास रॉड के ऊपर आप अपने सिल्क क्लॉथ को क्या करिए, रब कीजिए।
आप जैसे ही रब करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे गिलास से किस तरफ, गिलास से आपकी सिल्क बॉडी की तरफ। सिल्क का जो क्लोथ है उसमें स्टार्ट हो जाएंगे मूव करना, जिस वजह से आपको क्या होगा, एक झटका लगेगा हल्का सा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हल्का सा एक स्पार्क लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप बचपन में कुर्सी पर बैठते थे, और कुर्सी पर बैठने के बाद एक शख्स आता था, दूसरा टॉवल से मारता था और उसके बाद आपको टच करता था, तो क्या होता था, एक स्पार्क जनरेट होता था। तो सिमिलरली यही प्रोसेस यहाँ पर है। अगर आप किसी भी इंसुलेटर को अगर आप चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो डेट्स इट, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक के बारे में। आई होप सो आपको इसके अंदर सारे के सारे पार्ट समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शंस। सो thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe my like and subscribe my channel. Thank you.